ये लेफ्ट में आपको जो तस्वीर दिख रही है ये है पुलिस ड्राइवर गावस्कर और राइट में जो आपको तस्वीर दिख रही है ये आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजीपी प्रिजन की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम है सुदेश कुमार। देखो घटना पुरानी है 2018 की, इसीलिए ताज्जुब और भी ज़्यादा होता है। 2018 में आईपीएस ऑफिसर की डॉटर को मॉर्निंग वॉक पर लेके गए थे ये पुलिस ड्राइवर गावस्कर। वहां पे डॉटर के द्वारा पुलिस ड्राइवर गावस्कर के ऊपर हमला किया गया, मारा पीटा गया। बाद में गावस्कर ने ना रिपोर्ट फाइल की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2018 की यह घटना है। कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई गावस्कर के द्वारा और कहा गया कि वैसे मैं डिपार्टमेंट की नौकरी कर रहा था और मेरा काम था ऑफिसर को लाना ले जाना, लेकिन पूरा परिवार मुझे नौकर की तरह बर्ताव करता था, बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। लेकिन देखो बाद में इस मामले को ना दबाने की कोशिश की गई। यहीं से बहुत सारे एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहला तो यही है कि जस्टिस डिनाइड। इतने समय से ये पुलिस ड्राइवर गावस्कर कोशिश कर रहे हैं कि उस मामले में कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दूसरा, एब्यूज ऑफ पावर एंड प्रिविलेज, मतलब सरकार ने जो पावर्स या प्रिविलेज दी हैं ताकि कोई ऑफिसर ठीक ढंग से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके, उन पावर और प्रिविलेजेस को फैमिली के द्वारा इस्तेमाल करना, तो ये पावर्स का मिसयूज है। इसके अलावा देखो और बहुत सारे एथिकल इश्यूज इस इशू से निकल के आते हैं, जैसे इंटरफेरेंस एंड जुडिशियल प्रोसेस। बिल्कुल छोटे से ग्राउंड पे जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कार्रवाई के लिए, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। बताया ना मैंने, आरोप ये लगता है कि बचाने की कोशिश की गई आईपीएस ऑफिसर की डॉटर को। प्रोफेशनल एथिक्स का इशू इमर्ज होकर आता है कि एक आईपीएस ऑफिसर को जिन प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए था उन्हें नहीं फॉलो किया गया। आप बताइए इसके अलावा और कोई एथिकल इशू निकल के आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे आज एक और आर्टिकल है सिविल सर्विसेज से संबंधित, वो आर्टिकल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से संबंधित है। आज द हिंदू में 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया कनाडा रिलेशंस। देखो ये इसमें कुछ अलग एस्पेक्ट इमर्ज होकर आता है, तो वो अलग एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, वो खालिस्तान वाला इशू नहीं है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूएन से संबंधित। 24 अक्टूबर को यूएन बनी थी और 24 अक्टूबर कल था। फिर एक आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से संबंधित है। रिवीजन का इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। देखो कमेंट तो आ जाते हैं लेकिन पता नहीं लगता कि कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं रिवीजन, कितने नहीं चाहते हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि जो जो रिवीजन चाहते हैं वो इस वीडियो को या तो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो। यूं नहीं कि आधे लाइक कर दो आधे डिसलाइक कर दो, कोई भी एक लाइक कर दो। आप जो जो चाहते हैं रिवीजन हो तो वो इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, ताकि पता लग जाए कम से कम कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिवीजन चाहते हैं। अगर देखो मेजॉरिटी चाहते हैं तो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी चलेगी, पता लग जाएगा। तो जो रिवीजन चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएन से संबंधित है। देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ। क्या यूएन कुछ कर पाया उस युद्ध को रोकने के लिए? नो, कुछ भी नहीं। अब एक बार फिर से जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है, एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि क्या ही काम की ये बॉडी है यूएन, अगर युद्ध ही ना रोक पाए। इसको इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि आने वाले सालों में जनरेशंस को युद्ध के प्रकोप से बचाया जा सके, लेकिन नहीं रोक पा रही है यूएन युद्ध को, तो क्या फायदा इस बॉडी को रखने का। 24 अक्टूबर 1945 को इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। किस कंटेक्स्ट में इस्टेब्लिश किया गया था? देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट समाप्त हुआ था और बहुत नुकसान पहुंचा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से विभिन्न देशों को, खास करके यूरोपियन कंट्रीज को। तो लगने लगा था एक तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सुलझा करवा दे। अगर विभिन्न देशों के बीच में लड़ाई होती है तो शांति से किसी भी डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके, इसके लिए कोई एक बॉडी होनी चाहिए। यहां पे देखो एक बात बताना जरूरी है, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसी ही एक बॉडी की आवश्यकता महसूस हुई थी और एक बॉडी इस्टेब्लिश भी हुई थी जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तब भी उस समय के लीडर्स को ऐसा ही लगा था कि यार विभिन्न देश आपस में लड़ते रहते हैं, एक कोई ऐसी संस्था हो जो विभिन्न देशों के बीच में डिस्प्यूट को सुलझा दे और लड़ाई ना हो तो कितना बढ़िया हो। तो इसी सोच के साथ लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश हुई थी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत। लेकिन जाहिर तौर पे ये जो बॉडी थी लीग ऑफ नेशन स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकी। अगर ये बॉडी ठीक से काम करती तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता?
नहीं होता। तो ये लल्लू सी बॉडी थी लीग ऑफ नेशंस। जब देखो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ ना, ये बॉडी बंद हो गई। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जेनेवा में जो ऑफिस था इस बॉडी का खाली रहा, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। तो ना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लीडर्स को लगा यार लीग ऑफ नेशन का तो एक्सपीरियंस अच्छा ही नहीं रहा, इस बार एक बढ़िया बॉडी स्टैब्लिश करते हैं यूएन की फॉर्म में। वैसे देखो उस समय अगस्त 1941 में यूएस के राष्ट्रपति रोजेवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के बीच में ना एक चोरी छुपे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। कहां पर? कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के साउथ ईस्ट कोस्ट के प्लेसेंटा बे में। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना इस मीटिंग से ना एक चार्टर इमर्ज होकर आया था, अटलांटिक चार्टर। इस अटलांटिक चार्टर में ये बोला गया कि हाँ इस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है पीस एफर्ट्स के लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। ये देखो कोई ट्रीटी नहीं थी दोनों देशों के बीच में, जस्ट एफर्मेशन था कि हाँ ऐसी बॉडी इस्टेब्लिश हमें करनी है। इसके बाद दिसंबर 1941 में यूएस ने भी वार ज्वाइन कर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार। और पहली बार यूएस के राष्ट्रपति रोजेवेल्ट के द्वारा यह टर्म इस्तेमाल किया कि यूनाइटेड नेशंस। बट शुरुआत में यह वर्ड इस्तेमाल किया गया था उन देशों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एकजुट हुए थे एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट। एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इनके अगेंस्ट जो देश एकजुट हुए थे ना, जैसे यूके, फ्रांस, यूएस, यानी एलाइड पावर्स, इनके लिए शुरुआत में यह वर्ड इस्तेमाल किया गया था यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद 1 जनवरी 1942 को 26 एलाइड नेशंस मिलते हैं वाशिंगटन डीसी में और एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस डिक्लेरेशन में ना मेनली ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे एलाइड नेशंस के, यानी एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट जो देश एकजुट हुए थे ना, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए कि हम क्यों युद्ध कर रहे हैं एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट। उस समय देखो इंडिया आजाद नहीं था, ब्रिटिश राज के अंतर्गत था, लेकिन इंडिया भी इन 26 देशों में से एक था जिसने ये बोला था कि हाँ यूएन जैसी बॉडी की आवश्यकता है और इंडिया, आजाद इंडिया मेंबर बनेगा यूएन का, और ये बॉडी जरूरी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। बाद में देखो उस समय के 4 बड़े देश, चाइना, यूएस, यूके और सोवियत यूनियन, इनके बीच में ना बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई ये डिसाइड करने के लिए कि यूएन जैसी बॉडी बने तो उसका चार्टर क्या होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, उस बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिसाइड करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूएन एग्जिस्टेंस में आ गया। उस समय 51 नेशंस के द्वारा रेटिफाई किया गया था यूएन को इस्टेब्लिश करने के लिए। और यूएन का जो स्ट्रक्चर बना उसमें देखो 5 परमानेंट मेंबर्स थे। कौन? आपको पता है, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, सोवियत यूनियन, यूके, यूएस, और इनको वीटो पावर्स भी दी गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल में इनको वीटो पावर दी गई थी। पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जनरल असेंबली की 10 जनवरी 1946 को। 4 मेन गोल्स यूएन के डिसाइड किए गए थे। सबसे पहले मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसी के लिए देखो यूएन पीस कीपिंग मिशन हैं, जैसे कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर यूएन पीस कीपिंग मिशन तैनात है ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। दूसरा, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, विभिन्न नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना, ये एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हैं, इनको सोल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना। यूएन इसके लिए काम करती है। जैसे देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, बीइंग एट द सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। जैसे देखो एसडीजी गोल्स को अभी अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उनको अचीव करने के लिए यूएन प्रयास कर रहा है, यूएन की अलग अलग बॉडीज प्रयास कर रही हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स शुरू में डिसाइड हुए थे यूएन के। शुरू में देखो सिर्फ 51 देश थे यूएन के मेंबर, लेकिन बाद में आपको पता है अलग अलग देश आज़ाद होते गए, डीकोलोनाइजेशन हुआ। जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, इंडोनेशिया 1950 में, इजराइल बना 1948 में। ऐसे अलग अलग देश बनते गए, आज़ाद होते गए और वो यूएन का मेंबर बनते गए। आज के समय में टोटल 193 कंट्रीज मेंबर हैं यूएन के। कुछ समय पहले ही यूएन को बने 75 साल पूरे हुए हैं। शुरू में देखो युद्ध को रोकने के लिए यूएन इस्टेब्लिश किया गया था, बट आज यूएन का काम काफी एक्सपेंड हो चुका है। जैसे हेल्थ, इन्वायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे इश्यूज पर भी यूएन जोर शोर से काम करता है।
इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है जैसे यूएन बना ना, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूएन में कि न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना है। ये रेजोल्यूशन पास हुआ 1946 में। क्या न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट हो गए? आंसर है नो। 1948 में यूएन ने डब्ल्यूएचओ का निर्माण किया ताकि कम्युनिकेबल डिजीज जैसे स्मॉल पोक्स, मलेरिया, एचआईवी, इन सब को खत्म किया जा सके। कोविड की महामारी के दौरान डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक बड़ा रोल प्ले किया गया इस महामारी को रोकने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ डब्ल्यूएचओ का कि समय रहते एक्शन लिया होता डब्ल्यूएचओ ने तो ये महामारी इतनी ज़्यादा ना फैलती। अभी देखो अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं सिर्फ कि किस प्रकार से यूएन इस्टाब्लिश हुआ, किस प्रकार से एक्सपेंड हुआ। 2 साल बाद 1950 में यूएन ने एक और बॉडी क्रिएट की, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लाखों करोड़ों रिफ्यूजीज जिनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, जो डिस्प्लेस हो गए, उनकी केयर रखी जा सके, इसलिए ये बॉडी इस्टाब्लिश हुई थी, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ये बॉडी आज भी एक्टिव है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में रिफ्यूजीज पे ध्यान देती है, रिफ्यूजीज के लिए काम करती है ये बॉडी। इसके कई साल बाद 1972 में यूएन ने इन्वायरमेंट पे ध्यान देना स्टार्ट किया। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी क्रिएट किया गया था 1972 में। फिर देखो आवश्यकता महसूस हुई कि कई सारे देश के रूलर्स ऐसे हैं जो अपने ही नागरिकों को मार देते हैं, जिनोसाइड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यूएन क्रिमिनल कोर्ट, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। यह उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया गया था जो वार क्राइम करते हैं, जिनोसाइड करते हैं, दूसरी तरह की एट्रोसिटीज करते हैं। हाल ही में देखो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। लेकिन देखो यूएन का क्रिटिसिज्म काफी होता है। जैसे 1994 में ना रवांडा में एक कम्युनिटी है, तुत्सी कम्युनिटी। तुत्सी कम्युनिटी के ना ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया गया, मार दिया गया इनको। 1994 की ये बात है, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर सका। इसके बाद यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो भेजे जाते हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था, इन मिशंस में बहुत सारे सोल्जर्स के ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगे हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशंस कई बार बहुत लेट से भेजे जाते हैं, कई बार नहीं भेजे जाते, कई बार जल्दी भेज दिए जाते हैं, तो इसको लेके भी विवाद रहता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनको क्रिटिसाइज किया जाता है काफी ज्यादा, ये बाइस्ड हैं। और दूसरा, मार्केट फोर्सेस पे ज़्यादा फोकस करती हैं ये बॉडीज़ कि हाँ सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये सोच देखो वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच है कि एक ही मॉडल हर जगह काम करेगा। आरोप ये भी रखता है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, ग्लोबल साउथ को यानी गरीब देशों का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है यूएन में। परमानेंट सीट अभी भी उन देशों को हासिल है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में विजयी हुए थे। चाइना तो विजयी भी नहीं हुआ। लेकिन अब वर्ल्ड चेंज हो चुका है पूरी तरह से। अब यूएन में ना समय के अनुसार रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। 2020 में जब 75 साल पूरे हुए थे ना, तो एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी कि अगले 10 सालों में कौन कौन से गोल्स को अचीव किया जाएगा। उस समय यह डिसाइड किया गया था कि ये आने वाले 10 साल जो है ना, ये डेकेड ऑफ एक्शन है, कि अब एक्शन की बारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिलीवर किया जाएगा। ये हमारी जनरेशन के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट 10 साल हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लक्ष्य सेट किए गए हैं यूएन के द्वारा। गोल्स जो प्लेनेट और इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, पीस से रिलेटेड हैं, जेंडर इक्वालिटी से संबंधित है, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग से संबंधित हैं। तो कुल मिला के देखो ये यूएन के पक्ष में बोलने वाला आर्टिकल था, लेकिन यूएन का क्रिटिसिज्म होता है बहुत ज़्यादा कि जिस लक्ष्य के लिए यूएन को इस्टेब्लिश किया गया था वो लक्ष्य यूएन नहीं अचीव कर पाया। हाँ, इतना जरूर है कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स का ये एज है, इसलिए शायद थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, और बहुत सारे कारण बताए जाते हैं थर्ड वर्ल्ड वार अभी तक ना होने के। लेकिन यूएन ने उसमें कितना रोल प्ले किया ये तो देखो डिबेटेबल है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं यूएन ने ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने में। इसके बाद देखो द हिंदू में साइड में ना ये छोटा सा एडिटोरियल आया है। टॉपिक अच्छा है लेकिन अंदर पॉइंट्स पॉलिटिक्स से संबंधित है, लेकिन यूपीएससी इस पे ना क्वेश्चन पूछ सकती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
पहले मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, क्यों विवाद हुआ है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ना ये आदेश दिया गया है कि 25 नवंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में पूरे भारत में ना एक यात्रा निकलेगी। उस यात्रा का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये यात्रा ना गांव लेवल पे भी जाएगी। इस यात्रा के दौरान ना पिछले 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन देखो, इस यात्रा में जो रथ होंगे ना, उनके प्रभारी कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, मतलब ये सब प्रभारी होंगे रथ के। तो विपक्ष के द्वारा यह बोला जा रहा है कि आप ना ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रचार और प्रसार के लिए। सरकार के ऊपर यह आरोप लगा है कि आप ना पॉलिटिसाइज कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी को। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन होना। देखो, ये उस समय भी बहुत सुर्खियों में आया था जब इंदिरा गांधी ने यह बोला था कि ब्यूरोक्रेसी को ना कमिटेड होना चाहिए। शुरुआत में उनका जो मानना था ना, मतलब उनका मतलब था कि सरकार के प्रति ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अलग ढंग से इंटरप्रेट किया कि आइडियोलॉजी के प्रति, मतलब सोशलिज्म के प्रति ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए। तब यह कंसेप्ट निकल के आया था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। देखो, कायदे से हमारे देश में ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है, जैसे एग्जीक्यूटिव का काम अलग, लेजिस्लेचर का काम अलग, जुडिशरी का काम अलग। और हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो मिलिट्री है ना, वो करंट गवर्नमेंट के अंडर आती है। करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, डिसीजन लेती है, और दूसरी तरफ मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना होता है। जो भी सरकार डिसाइड करती है, ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री को क्या करना होता है? इंप्लीमेंट करना होता है। बट दिक्कत जब पैदा हो जाती है तब रूलिंग पार्टी जब ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करने लगती है अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए। अब कायदे से देखो, ब्यूरोक्रेट्स को यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के हिसाब से काम करने लगते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे देखो, सबसे पहला रीजन है अपॉइंटमेंट्स। चूंकि देखो, सरकार के पास में पावर होती है कि कौन से ब्यूरोक्रेट को कहां पे प्लेस करना है, कहां पे पोस्टिंग देनी है। तो लुक्रेटिव पोस्टिंग्स के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सरकार की बात मानने लगते हैं। सरकार जो भी उन्हें बोलती है, चाहे वो गलत हो सही हो, सिविल सर्वेंट सरकार की बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर। अब देखो, आराम चाहिए सबको। सिविल सर्वेंट्स को लगता है कि यार एक जगह पोस्टिंग हो जाए, सही है, बच्चे को स्कूल में डाल दिया, बार बार ट्रांसफर ना हो। तो ट्रांसफर से बचने के लिए भी सिविल सर्वेंट जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी बातें मान लेते हैं, उनके हाथों में खिलौना बन जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को डर भी लगता है सरकार से कि सरकार कहीं हमारी फाइल ना खोल दे। अब देखो, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स तो करप्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि यार हमने गलतियां की हैं, अगर हमने अभी सरकार की बात नहीं मानी तो हमारे खिलाफ जांच बिठा दी जाएगी और हमने जो गलतियां की हैं, करप्शन किया है, वो उजागर हो जाएगा। बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। और इवन सरकार तो ये कोशिश करती है जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्हें भी किसी ना किसी केस में फंसा दिया जाए, छोटे से छोटे केस में। कई बार सरकार ऐसा करती है। जैसे मुझे याद है, एक आईएएस थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 2017 में। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। अब दिल्ली में आपको पता है ब्यूरोक्रेसी ना पिस जाती है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो ना स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादा क्लोज थे, अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो उनके खिलाफ रेड पड़ी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और दूसरे डिपार्टमेंट्स की। रेड में देखो कुछ नहीं मिला, तो ना एक केस दर्ज किया गया कि आपके पास ना, आपके घर में एक्साइज डिपार्टमेंट जितना अलाउ करता है ना, मान लीजिए एक्साइज डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि 1 बोतल या 2 बोतल अल्कोहल की आपके घर में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मिली है, तो मतलब इसलिए केस दर्ज किया गया। अब कायदे से देखो, केस दर्ज कर लिया जाए, कोई बुराई नहीं है, कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो गलत है, केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना ये दिखाता है रिवेंज पॉलिटिक्स को। तो इस डर के चलते भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकार की बात मानने लगते हैं, सरकार कुछ भी बोले। बट देखो, ये जो पॉलिटिसाइजेशन होता है ना ब्यूरोक्रेसी का, इससे नुकसान बहुत होते हैं। जैसे लॉस ऑफ न्यूट्रलिटी, ब्यूरोक्रेट्स को ना न्यूट्रल होना चाहिए, बट जब वो एक किसी पॉलिटिकल ग्रुप को फेवर करते हैं
तो ये सिविल सर्विसेज रूल्स के अगेंस्ट है। वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब इक्वली नहीं ट्रीट कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी। फिर देखो इनएफिशिएंसी भी आती है। अब जो ब्यूरोक्रेट्स रूलिंग पार्टी के करीब होते हैं उन्हें पता है कि हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम तो रूलिंग पार्टी के क्लोज हैं, ना भी काम करेंगे तो चलेगा, हमारी गलतियां जो हैं वो छुप जाएंगी, करप्शन वो ज़्यादा करेंगे। उन्हें पता है कि हम रूलिंग पार्टी के क्लोज हैं तो अब पैसा कमाने का समय है, हम कुछ भी करें, जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी सत्ता में हैं हमें कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ खुद कमाएंगे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को कमा के देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। इससे जनता का जो ट्रस्ट है ब्यूरोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में कमज़ोर हो जाता है, और लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट संबंधित इंटरेस्ट है ना उनको नुकसान पहुंचता है। क्योंकि देखो पॉलिटिकल लीडर्स तो आपको पता है शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो सिर्फ 5 साल बाद इलेक्शंस जो कंडक्ट होने हैं उनके बारे में सोचते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि स्टेट की, देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचना कि लॉन्ग टर्म में देश के लिए क्या सही है। समझ गए? जैसे बार बार मतलब सब्सिडीज दी जाती हैं और इससे नुकसान हो मान लो बहुत ज़्यादा, तो ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है पॉलिटिकल लीडर्स को बताना कि ये गलत है, इससे देश डेवलप नहीं होगा, सही मायने में देश का नुकसान होगा। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। उड़ीसा में ना 2000 बैच के IAS ऑफिसर हैं वी के पांडियन ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफ़ी क्लोज आ गए। तो जब वो सिविल सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे थे ना, वो इस प्रकार से काम करने लगे जैसे एक पॉलिटिकल लीडर काम करता है। बहुत सारी पावर्स उनके पास में आ गई। मतलब इवन जो बीजेडी है, नवीन पटनायक की पार्टी है, बीजू जनता दल, उनके ऑफिशियल प्रोग्राम में वी के पांडियन पार्टिसिपेट करने लगे, जो कि एक ब्यूरोक्रेट को शोभा नहीं देता। ये ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन देखो अब जब विपक्ष ने बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया तब उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के अगले दिन बाद ही उनको उड़ीसा सरकार का एक प्रोग्राम है 5T प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का हेड बना दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। देखो अब कायदे से वो राजनीति में आएंगे ऐसी उम्मीद है। देखो अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो बढ़िया चीज़ है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। बट कायदे से जब वो ब्यूरोक्रेट थे उनका इस प्रकार से रूलिंग पार्टी की तरफ पूरी तरह से झुकाव, तो फिर तो देखो वो इम्पार्शियल राय कैसे देंगे? जो रूलिंग पार्टी का एजेंडा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो राय देंगे, उसे ही इंप्लीमेंट करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट को ना अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। अगर ब्यूरोक्रेट्स हमेशा हाँ में हाँ मिलानी स्टार्ट कर दें, हाँ जी आप जो बोल रहे हो वही सही है, फिर इससे देश का नुकसान होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया कनाडा रिलेशंस क्यों खराब है वो सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन रिलेशंस खराब होने की वजह से हुआ क्या है वो सब बताया हुआ है इस आर्टिकल में। जैसे देखो इंडिया ने कनाडा को बोला कि आप अपने ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ से ले जाइए, तो कनाडा अपने डिप्लोमेट्स को इंडिया से ले गया। अब इसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया की सरकार जो है वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रही है लोगों के लिए जो इंडिया जाना चाहते हैं या फिर इंडिया से कनाडा आना चाहते हैं। तो फिर इंडिया ने भी जवाब दे दिया कनाडा को कि हमने जो किया है वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी का, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है, ना ही ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है। आपके डिप्लोमेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा थे जो कि इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर रहे थे, तो इसलिए हमने बस आपको बोला है कि आप संख्या कम कीजिए, जितने डिप्लोमेट्स इंडिया के कनाडा में हैं आप उतने ही कीजिए, फालतू में ज़्यादा मत लाइए। उसके बाद देखो जो काउंसलर सर्विसेज है ना, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में या फिर दूसरी जगहों पर, वो काउंसलर सर्विसेज जो हैं वो बंद हो गई दूसरे शहरों में। अब कायदे से जो इंडिया से कनाडा में जाना चाहते हैं या फिर कनाडा से इंडिया में आना चाहते हैं उनको वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। खास करके भारत की सरकार जो है वीज़ा देने में काफ़ी डिले कर रही है। राइटर ये कह रहे हैं कि इससे ना दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल जो टाइज है ना वो प्रभावित हो रहे हैं। देखो इंडिया और कनाडा के बीच में खालिस्तान को लेके अनबन कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन इस बार कनाडा ने हद पार कर दी। इस बार पूरे वर्ल्ड के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट के मंच से इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया कि कनाडा में हुई एक खालिस्तानी की हत्या में इंडियन एजेंसीज का हाथ है। लेकिन देखो अभी तक उस असैसिनेशन में ना किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिना किसी अरेस्ट के
कोई भी सरकार कैसे दावा कर सकती है कि किसने ये जुर्म करवाया है। कनाडा की पॉलिटिक्स भी इस इशू को लेकर डिवाइडेड है। जो वहाँ पे उनके विपक्ष के नेता है ना, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बोला है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने ना इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिए हैं। अगर मैं सत्ता में आता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ कनाडा का, तो फिर मैं इंडिया के साथ प्रोफेशनल जो रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश करूँगा। वैसे देखो, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ऑलमोस्ट 32-33 मिलियन के आसपास होगी, इतनी मान लो, 36.99 मिलियन, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। इसमें से 1.86 मिलियन जो लोग हैं ना कनाडा में, वो भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। यानी इंडियन ओरिजिन के जितने लोग हैं ना कनाडा में, वो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में 5% हैं। और इंडिया का जो टोटल डायस्पोरा है ना पूरे वर्ल्ड में, वो 32 मिलियन का है। और कनाडा में इंडियन ओरिजिन के जितने लोग रहते हैं वो इंडिया के टोटल डायस्पोरा का 5.8% है। ट्रेड के आंकड़े देखिए, 2022 में इंडिया कनाडा का 10वें नंबर पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, और कनाडा इंडिया का 9वें नंबर पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया कनाडा में $5.3 बिलियन। जितने बाहर से लोग आते हैं ना एयर ट्रैवल करके कनाडा में, इंडियंस का नंबर 4था है कनाडा में। मतलब अब कम इंडियंस जा पा रहे हैं कनाडा में, इसका मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल से कम लोग पहुँच रहे हैं कनाडा में। इसके अलावा देखो, वैसे राइटर कहते हैं इंडिया और कनाडा ने ना दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और दोनों ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज हैं। ये साइन हुआ था दिसंबर 2018 में मोरक्को में। अब जिन्होंने ये कॉम्पैक्ट साइन किया ना, उनको 23 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना होता है, जिसमें से एक इस प्रकार से है, सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना ताकि माइग्रेंट्स और डायस्पोरा जो है वो सभी कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। बट इंडिया और कनाडा की अभी के बीच में जो टकराव है ना, उसकी वजह से ये जो कंपैक्ट है ना, ग्लोबल कंपैक्ट, इसका वायलेशन हो रहा है। फिर देखो, कुछ इन्वेस्टमेंट संबंधित आंकड़े हैं, इतने सारे आप आंकड़े याद नहीं कर सकोगे। कुल मिला के आप एसेंस इस आर्टिकल का समझ ही गए। राइटर ये कहना चाहते हैं कि अभी ना एक प्रकार से ट्रैवल बैन सा लग गया है इंडिया और कनाडा के बीच में। ये वही सिचुएशन है जो कोविड के समय थी। बहुत कम लोगों को वीज़ा मिल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो पढ़ना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी कनाडा जाने के लिए, और इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो भारत आना चाहते हैं, उनके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच में रिश्ते जल्द से जल्द सुधारना जरूरी है। और कनाडा की सरकार ने जो ये सब किया है, इंडिया के ऊपर फर्जी एलिगेशंस लगाए हैं, उनको वापस लेना चाहिए ताकि रिश्तों में सुधार आ सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये दोनों मेंस के क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वर्च्यूज का इरोजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको आपको डिस्कस करना है। और सिविल सर्वेंट्स का पार्टीशन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, इससे आईएएस की कोर वैल्यूज पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये दूसरे पार्ट में आपको डिस्कस करना है। ये वाला जो दूसरे वाला क्वेश्चन है यूएन से संबंधित है, बताना है शुरुआत में यूएन का क्या रोल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने में, इसे एग्जामिन करना है। और दूसरा पार्ट में आपको ये बताना है यूएन कितना सक्सीड हुआ है कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने में और अलग अलग रीजन्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में फिर आपको ये प्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेटमेंट है यूएन से संबंधित। सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान से सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप आंसर कुछ सेकंड्स के बाद बताया करो। मैं आंसर बता रहा हूं, आप इतने सोच के वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए ईमानदारी से। देखो पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है ए। जो यूएन का चार्टर है ना, उसको अडॉप्ट किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, ना कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। यूएन ना यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से है। यूएन पे ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो यूएन को तो ना आप जबरदस्त ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि मतलब बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं सच में यूपीएससी ने, और रिपीट भी करती हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।